दोस्तों, दुनिया में बढ़ती हुई जनसंख्या पिछले दशकों से वैज्ञानिकों के लिए एक गंभीर विषय रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीमेंट में सबसे ऊपर एशिया का नाम आता है। दुनिया भर में मौजूद 7 कॉन्टिनेंट्स में से सिर्फ एशिया में पूरी दुनिया की 59.05% आबादी रहती है। जहां एक तरफ एशिया बढ़ती हुई पॉपुलेशन से परेशान है, तो वहीं यूरोपियन कंट्रीज घटती हुई जनसंख्या से परेशान है। उन्हीं कुछ यूरोपियन कंट्रीज में से एक है स्वीडन। स्वीडन वैसे तो एक डेवलप्ड नेशन है। यहाँ का खूबसूरत नेचुरल स्ट्रक्चर और आधुनिक समाज हर किसी को आकर्षित करता है, लेकिन इस देश का बर्थ रेट लगातार तेजी से गिर रहा है। 60 के दशक में वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने देश के बर्थ रेट को बढ़ाने और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए इनकरेज किया, जिससे उस समय तो वहाँ की जनसंख्या में होने वाली गिरावट को कंट्रोल किया गया, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। 1970 के दशक में स्वीडन का बर्थ रेट यूरोप के कई देशों से ज्यादा था, लेकिन अब ये लगातार कम होता जा रहा है। वहाँ के बर्थ रेट में होने वाली कमी को समझने के लिए हमें वहाँ के इतिहास को समझना पड़ेगा। दोस्तों, स्वीडन बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह किसी समय तक एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता था। उस समय वहाँ पर पूरी पॉपुलेशन के 70% लोग खेती करते थे, लेकिन 1860 और 1900 के बीच खेती करने वाले लोगों की हिस्सेदारी 70% से घटकर 50% हो गई। लेकिन जब 1850 के दशक में वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो वहाँ के लोगों में खेती किसानी के काम को लेकर कमी आने लगी, क्योंकि 1850 के दशक से पहले एक्चुअल वेज स्थिर थी, यानी कि उस समय लोग जो मजदूरी करते थे उसके बदले उन्हें एक निश्चित अमाउंट पे किया जाता था। लेकिन 1860 और 1900 के बीच उनका मेहनताना हर साल 2% बढ़ने लगा, जो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड कारपेंटर और राजमिस्त्री के लिए इनकम इंक्रीमेंट के साथ साथ प्रति व्यक्ति पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ से भी अधिक था। इसके साथ ही इस समय तक वहाँ का इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन का काम होना भी शुरू हो गया था। अब एक समय पर साल 1815 में स्वीडन की जनसंख्या मुश्किल से 25 लाख थी, जो कि 35 सालों के बाद 40% की बढ़ोतरी के साथ 1850 तक 35 लाख हो गई थी। और 20वीं सदी यानी कि 1900 आते आते स्वीडन की जनसंख्या 51 लाख हो गई थी। उस समय पर हर कपल ऑलमोस्ट 6 से 7 बच्चे पैदा करता था, जिस वजह से इन 85 सालों के दौरान स्वीडन की जनसंख्या में खासा इजाफा देखने को मिला। और कपल्स के बेबीज को बर्थ देने के लिए अवेयर होने के कारण 1815 से 1900 के दौरान देश की जनसंख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई। यहाँ एक बात आपको और जाननी चाहिए, और वो ये कि साल 1840 से 1900 के दौरान 8.5 लाख लोगों ने देश छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता हासिल की थी। दोस्तों, 19वीं सदी के शुरुआती दशक में स्वीडन मेनली एक कृषि प्रधान देश था। 19वीं सदी की शुरुआत में लोग गांवों में एक साथ समूहबद्ध थे, यानी कि एक साथ रहना पसंद करते थे, और खेतों में पुरानी खुली खेती प्रणाली के तहत खेती की जाती थी। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दें कि 1827 में उस समय के किंग चार्ल्स 14 जॉन ने लागा स्किफ्टे सवेरिया कानून को पास किया, जिसका अर्थ था कृषि भूमि का कानूनी पुनर्विभाजन। इसका लक्ष्य कई लैंडलॉर्ड्स की जमीन को यथासंभव कम टुकड़ों में मिलाना था, और ये सुनिश्चित करना था कि किसी भी लैंडलॉर्ड को कोई नुकसान न हो। लागा स्किफ्टे सवेरिया कानून साल 1827 से 1928 तक प्रभावी रहा। 19वीं सदी के दौरान हुई जमीनों के घेरे बनाए गए, यानी कि जब उनका पार्टीशन हुआ तो इस चीज ने ग्रामीण इलाकों की सूरत बदल दी। इसे कानून ने हरियाली और खेतों से भरे रहने वाले गांवों को विभाजित कर दिया, और वो बिखरे हुए खेत स्वीडन में रहने का प्रमुख प्रकार बन गए। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि साल 1827 में जैसे ही ये नियम आया था, तो उसके बाद से ही वहाँ का फर्टिलिटी रेट गिरने लगा, क्योंकि जब जमीनों का बंटवारा होने लगा तो शुरुआत में तो सब कुछ सही चला और सबको ये फैसला सही भी लगा। लेकिन 2 दशकों के बाद किसानों के पास काम कम पड़ने लगा, जिससे उनके 2 वक्त का खाना भी कम पड़ जाता था। जबकि पहले जब उनके पास खेती के लिए जमीन हुआ करती थी, तो उस समय उनके उद्देश्य शादी के बाद 10 सालों तक लगातार बच्चे पैदा करने का ही होता था, और इसलिए ही उस समय वहाँ पर 16 साल की उम्र तक लड़कों की शादी भी हो जाया करती थी, क्योंकि उस समय वहाँ के बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना था कि ये उम्र ऐसी होती है जिस समय लड़के लड़कियों की याद में कुछ क्रियाएं करते हैं, और अगर शादी देरी से होगी तो उस समय तक लड़कों की ज्यादातर ताकत खत्म हो चुकी होगी। अब दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वहाँ के
बुजुर्ग किन क्रियाओं की बात कर रहे हैं वो आपको पता चल ही गया होगा। उस समय वहाँ पर ज्यादा बच्चे होते थे तो खेती किसानी में लोगों को मदद मिल जाया करती थी। लेकिन जैसे ही चार्ल्स 14 जॉन ने बिल पास किया तो उसके बाद से ही वहाँ का बर्थ रेट गिरता गया और जैसे जैसे वहाँ का औद्योगिकरण हुआ वैसे वैसे वहाँ के लोगों ने बच्चे पैदा करने कम कर दिए। अब जहाँ एक तरफ उस समय स्वीडन में कृषि का स्तर लगातार कम होता जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ स्वीडन का इंडस्ट्री लेवल वहाँ की इकोनॉमी को एक अलग ही बूस्ट दे रहा था। और अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ता हुआ देखकर वहाँ की सरकार का ध्यान वहाँ की जनसंख्या की गिरावट पर गया ही नहीं। और जब तक सरकार का ध्यान इस बात पर गया कि उनके देश का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स निकाले जिससे वहाँ की जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। जैसे कि उन्होंने अपने देश में काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए एक रूल निकाला कि अगर कोई अपनी शादी के कुछ दिनों पहले अपने ऑफिस में इसके बारे में इन्फॉर्म करता है तो उसे शादी के बाद 15 दिनों की छुट्टी मिलेगी ताकि वो अपनी शादी के बाद की जिंदगी का मजा अच्छे से ले सके। इनफैक्ट स्वीडिश गवर्नमेंट ने कॉन्डम के प्राइस बाकी कंट्रीज के मुकाबले ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा महंगे कर दिए, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट का मानना था कि अगर इस तरह की चीजें महंगी होगी तो लोग इनका यूज कम करेंगे, जिससे लोगों की एक गलती वहाँ की आबादी में एक बच्चे का इजाफा करेगी। इसके अलावा साल 1974 में स्वीडन ने पेरेंटल लीव पॉलिसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, जिसके तहत ऐसा कहा गया कि अगर आप स्वीडन के नागरिक हैं और आप स्वीडन में किसी भी बच्चे को जन्म देते हैं तो आपको 480 डेज का पेरेंटल लीव दिया जाएगा, यानी कि आपको 16 महीनों तक अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए छुट्टी कंपनी की तरफ से मिलेगी और इन 16 महीनों के दौरान उस कपल की पूरी सैलरी मिलती रहेगी। ये केस सिर्फ बच्चों को जन्म देने पर ही लागू नहीं होता, बल्कि अगर आप वहाँ के किसी भी ऑर्फनेज से बच्चे को अडॉप्ट करते हैं या कहीं से भी किसी के बच्चे को लेकर उसको पालते हैं तो आपको 480 डेज का पेरेंटल लीव दिया जाएगा, फिर चाहे आप किसी भी जेंडर के ही क्यों ना हो। और इसलिए आज की तारीख में स्वीडन में 30% फादर्स भी पेरेंटल लीव लेते हैं और सिंगल पेरेंट के केस में उस एक पर्सन को 480 डेज की छुट्टी मिलती है। और स्वीडन ने जब साल 1974 में ये रूल निकाला था तो उस समय स्वीडन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। इसके अलावा जो पेरेंट्स फंड या इनकम की कमी के चलते अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते या बच्चों की फीस को बोझ समझकर बच्चे नहीं पैदा करते थे, उनके लिए स्वीडिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी जो थी चाइल्ड केयर पॉलिसी। चाइल्ड केयर मतलब जितने ज्यादा बच्चे उतनी कम फीस। स्वीडन के पेरेंट्स को ये अधिकार है कि वो अपने 1 से 6 साल तक के बच्चों को प्री स्कूल में रख सकते हैं और प्री स्कूल में बच्चों को डालने का बर्डन उनके पेरेंट्स ना झेलें, इसके लिए वहाँ के प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही प्री स्कूल्स की फीस इक्वल होती है। वहाँ ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल मतलब कम फीस और प्राइवेट स्कूल मतलब ज्यादा फीस। वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी हर वर्ग के इंसान के लिए पॉकेट फ्रेंडली होता है। वहाँ पर पहले बच्चे के लिए हाईएस्ट फीस देनी होती है, जबकि सेकंड और थर्ड बच्चे के लिए और भी कम, और 3 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं तो फीस पूरी तरह से माफ हो जाती है, यानी कि वो बच्चा फ्री में पढ़ता है। इसके अलावा वहाँ पर एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जिसके अनुसार पेरेंट्स की ग्रॉस इनकम से 3% से ज्यादा उनसे फीस नहीं ली जा सकती है, चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा करके स्वीडिश गवर्नमेंट वहाँ के स्कूल्स का लॉस करवाती है, बल्कि वहाँ स्वीडिश पॉलिसी पेरेंट्स के साथ साथ प्री स्कूल्स का भी पूरा ख्याल रखती है। प्री स्कूल्स को पर चाइल्ड 9800 स्वीडिश क्रोना पर मंथ की गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिलती है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 81,000 रुपए होता है। और दोस्तों, वहाँ की आम जनता को इतनी सारी फैसिलिटी देने का उनका फायदा ये हुआ कि वहाँ के फर्टिलिटी रेट में जो गिरावट आ रही थी वो अब कुछ हद तक कंट्रोल हुई। लेकिन दोस्तों, पेरेंट्स को हर क्षेत्र में इतनी छूट देने के बाद भी वहाँ के पेरेंट्स बच्चे पैदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सच में वहाँ की सरकार के लिए आज भी एक गंभीर विषय है। पिछले कुछ दशकों में आए डेटा से ये बात पता चलती है कि स्वीडन में लोग बच्चे पैदा करने में देरी कर रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण है शिक्षा और करियर पर बढ़ता फोकस। वहाँ मौजूद महिलाएं और पुरुष दोनों ही अब हायर एजुकेशन के लिए आधी जिंदगी तक कुंवारे बैठे रहते हैं।
क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनका करियर होता है। जिससे होता ये है कि जब तक पढ़ाई लिखाई करके वो खुद को सेट करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसके बाद वहाँ 55% पीपल फैमिली प्लानिंग किए बिना ही अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं करते और जब उन्हें बच्चों की जरूरत महसूस होती है तो उस समय वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा वहाँ के फर्टिलिटी रेट गिरने का जो सबसे मेन रीजन है वो है वहाँ की वीमेन का इंडिपेंडेंट होना। अब दोस्तों बाकी यूरोपियन और डेवलप्ड कंट्रीज की तरह वहाँ की वीमेन भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, जिसके चलते ज्यादातर लड़कियां 35 साल तक शादी नहीं करती और जब शादी करती भी हैं तो खुद की बॉडी को मेंटेन रखने के लिए प्रेगनेंसी को स्किप करती हैं, यानी कि वो माँ बनना ही नहीं चाहती। जबकि कुछ लड़कियां जो माँ बनना चाहती हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक बच्चे को ही जन्म देती हैं, जिसके चलते वहाँ नए बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं और टाइम के साथ साथ वहाँ की यंग पॉपुलेशन भी बूढ़ी होती जा रही है। इसका असर स्वीडन के फ्यूचर वर्क स्पेस, पेंशन सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर पर पड़ेगा और अगर ऐसा स्वीडन में आने वाले 5 से 6 दशकों तक और चला तो स्वीडन को भविष्य में कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों स्वीडन जो कभी हायर बर्थ रेट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था वो आज एक अलग क्राइसिस से जूझ रहा है, जो आपको इस ग्राफ में साफ दिखाई दे रहा होगा। स्वीडन के साल 1950 से अब तक के टोटल फर्टिलिटी रेट को अगर देखें तो ये साफ दिखता है कि साल 2000 के बाद से उनका फर्टिलिटी रेट पिछले कुछ डेकेड्स के कंपैरिजन में बढ़ा है। भले ही प्रेजेंट में ये आंकड़ा बढ़ ना रहा हो लेकिन ये घट भी नहीं रहा है। लेकिन स्वीडन की बूढ़ी होती हुई जनसंख्या को देखें तो ये फर्टिलिटी रेट वहाँ के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए काफी नहीं है। इसलिए स्वीडन को अपने देश में कुछ और ऐसे रूल्स बनाने चाहिए ताकि वो अपनी कंट्री के फर्टिलिटी रेट को कवर कर सके। वैसे आपके हिसाब से वहाँ के फर्टिलिटी रेट को बूस्ट करने के लिए सबसे बेहतर आइडिया क्या है? आप हमें अपनी राय नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।